एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। जो कि अब पहले पहले जिसका नाम था स्टडी विथ PK Q&A, उसका नाम चेंज करके अब हमने क्या रख दिया है, हमने रख दिया है रत्नात्रया क्लासेस। ओके, सो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं विजन IAS की टेस्ट सीरीज फुल लेंथ वाली, जो कि हमने लास्ट ईयर भी एनालिसिस किया था। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो कि है अ सिटीजन। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है आज का? अ सिटीजन मे लूज हिज हर अ सिटीजन मे लूज हिज हर सिटीजनशिप वन। कब कोई भी सिटीजन जो कि इंडिया का है वो लूज़ कर सकता है अपना सिटीजनशिप? ओके, तो इसमें क्या पूछा है? करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज दिस सिटीजन हैज़ ordinarily resident out of India for 5 years continuously. Is it true? क्या ये सही है? तो जैसा कि हम सबको पता है कि ये 5 years नहीं होगा, वो कितना होगा? 7 years। सो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया? इनकरेक्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज ही शी शोज डिसलॉयलिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यस, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से डिसलॉयल रहेगा कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया, तो वो लूज़ कर देगा सिटीजनशिप यहाँ का। ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द सिटीजन हैज़ विद इन 5 years आफ्टर रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन। कोई भी सिटीजन है, लाइक कोई पर्सन है जो कि फॉरेन कंट्री का है, ओके, और सिटीजनशिप लिया हुआ है इंडिया का, ओके, और इंडिया का सिटीजनशिप लिया है विद इन 5 years, चाहे वो नेचुरलाइजेशन से लिया है या फिर रजिस्ट्रेशन से, उसके खिलाफ 2 साल का अगर इम्प्रिजेंट इन एनी कंट्री फॉर 2 years, अगर 2 साल का कहीं किसी भी कंट्री में उसको सज़ा मिल जाएगा तो इसका इंडिया का सिटीजनशिप कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सो स्टेटमेंट थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विच इज स्टेटमेंट सेकेंड एंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज first statement. Second question is with reference to the theory of basic structure. Okay, consider the following statements, or there is asking about the correct statement. Okay, so let's see the first statement what it is. First statement is it first emerged in the Minerva mill case. Is it true? No, it's not correct statement because मिनरवा मिल केस आया था 1980 में, और ये जो फर्स्ट इमर्ज हुआ था बेसिक स्ट्रक्चर वो स्टार्ट हुआ था केशवानंद भारती केस 1973 में ही। ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज इट अपहोल्ड्स द एब्सोल्यूट पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन। इज इट ट्रू? No, it's not correct statement also. This statement is also incorrect because ये absolute power नहीं ये करता है, not power of the parliament to amend constitution. ओके, क्योंकि इसमें बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट लगा है, तो केशवानंद भारती के केस के टाइम 1973 में आया था, और उसमें यही है कि फंडामेंटल राइट को कोई भी अमेंड नहीं कर सकता है एब्सोल्युटली। ओके, इसमें सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि केस टू केस ये वेरी करता है कि कौन सा इसमें आएगा कौन सा नहीं, उस बेसिस पे अमेंडमेंट किया जाता है। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। ना ही स्टेटमेंट 1 सही है ना ही 2। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, neither 1 neither 2 is the, not 2 is the correct answer for this question. Let's come to the next question which is consider the following statements about recent setup. Okay, so there is a national turmeric board. ओके यार, यहाँ पे क्या पूछा है? करेक्ट स्टेटमेंट। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज द बोर्ड इज सेट अप टू प्रमोट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू टर्मरिक प्रोडक्ट। इज इट ट्रू? यस, इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट, द बोर्ड विल ऑपरेट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये भी करेक्ट है।
नेक्स्ट वन इज द बोर्ड हेड ऑफिस विल बी सेटअप इन केरला. नो, इट्स नॉट सेटअप इन केरला, इट्स सेटअप इन कहाँ पे, निज़ामाबाद, निज़ामाबाद तेलंगाना. ओके, so statement third is incorrect, so answer for this question is option number A. Option number A, statement 1 and 2 only is the correct answer for this question. Okay, let's come to the next question, which is Bharat Pole. Okay, सो फर्स्ट स्टेटमेंट भारत पोल में इसमें क्या पूछा है, भारत पोल पोर्टल विच एम्स टू स्ट्रेंथन इंडियाज एफर्ट टू कॉम्बैट ट्रांसनेशनल क्राइम्स इज डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी. ये किसके द्वारा किया गया, तो ये सीबीआई के द्वारा स्टार्ट किया गया है, ताकि कोई भी इंटर स्टेट क्राइम हो तो उसको जल्दी से यस. सो इसमें बेसिकली क्या बात होता है कि भारत पोल क्यों बनाया गया, इट विल अलाउ सेंटर प्लस स्टेट गवर्नमेंट टू इजीली कनेक्ट विथ इंटरपोल, जिससे क्या होगा, स्पीड अप होगा इन्वेस्टिगेशन में. ओके, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज with reference to special officer for linguistic minority, consider the following statement. and यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट. ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं हम. It is a constitutional post appointed by the President of India. Is it true? Yes, it's a correct statement. Next statement is it can investigate all matters relating to the safeguard provided for both linguistic and religious minority under the Constitution. Is it true? No, it's not correct statement. Let me tell you why. Because यहाँ पे बोल रहा है कि it can investigate all related to safeguards provided for both linguistic एंड रिलीजियस, बट ऐसा नहीं है. ये सारे ऑल मैटर्स रिलेटेड टू सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है लिंग्विस्टिक वाला पे. ओके, नॉट रिलीजियस पे. सो स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट हो जाएगा. तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट पूछा था, सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें एक ही स्टेटमेंट सही है, विच इज़ statement 1. Okay, let's come to the next question, which is with reference to the Solicitor General of India, consider the following statements. So there is asking about the correct statement. First statement is the Solicitor General of India is a constitutional officer. Is it true? No, it's not correct. Sorry, it's not correct statement because it's not a constitutional officer. Okay, Solicitor General क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टैट्यूटरी पोस्ट होता है, स्टैट्यूटरी पोस्ट होता है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिसर. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट इज बोथ सॉलिसिटर जनरल एंड अटॉर्नी जनरल कैन अटेंड द प्रोसीडिंग ऑफ द पार्लियामेंट. इज इट ट्रू? नो, इट्स ऑल्सो इनकरेक्ट बिकॉज सॉलिसिटर जनरल इसमें प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है, अटेंड नहीं करता है बट अटॉर्नी जनरल करता है. ओके, और अटॉर्नी जनरल हमारा कितना में आता है, आर्टिकल 76 के अंदर आता है. सो स्टेटमेंट सेकंड इज ऑल्सो इनकरेक्ट. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, विच इज नाइदर 1 नाइदर 2 इज द नॉट 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज consider the following statements. So there is a statement. First statement is the preamble is justiciable in nature. Is it true? Preamble क्या justiciable है nature में? So first statement is not correct because preamble non-justiciable है. Okay, non-justiciable and नॉट इन्फोर्सेबल इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, और ये इन्फोर्सेबल भी नहीं है. ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. क्या प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का? यस, प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का. और ये कब बना था, कौन से केस है, तो केशवानंद भारती केस जो आया था 1973 में, उस टाइम
इसको प्रियम्बल को इसका पार्ट कंसिडर किया गया था किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। ओके, सो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विच इज फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। ओके, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, विच इज first statement is incorrect and second is correct. Let's come to the next question, which is consider the following statements regarding the finance commission. Okay, और जैसे कि हमें सबको पता है फाइनेंस कमीशन कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, तो वो आता है 280 के अंदर। ओके, आप हमें कमेंट में ये बताइए कि ये कौन से पार्ट में आता है। ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें हम देखते हैं और इसमें भी क्या पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट। First statement is it is a quasi judicial body constituted by the president every 6 years. Is it true? No, it's not correct statement because ये every 5 year होता है, ना कि 6 year. Okay, so first statement incorrect. Next one is the chief justice of high court can be appointed as its chairman. Is it true? Yes, it's a correct statement. Next one is the its recommendation are only in advisory in nature. Yes, it's also correct. इसका recommendation only advisory होता है, ना कि binding. Okay, so answer क्या हो जाएगा, option number B, which is only 2 statement is correct. Okay, let's come to the next question, which is recently the United States of America significant surge in norovirus cases, okay, have been reported. The norovirus spread through ये कैसे स्प्रेड होता है, सो और यहाँ पे क्या पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट। सो कंजम्पशन ऑफ कंटामिनेटेड फूड और वाटर, इससे क्या स्प्रेड होता है, फैलता है। यस, इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज फिकल ओरल रूट, यस, इसके वजह से भी फैलता है। नेक्स्ट इज कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सनस लाइक शेकिंग हैंड्स, यस, इससे भी फैलता है। ओके, सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 ऑल statement are correct. Okay, so let's come to the next question, which is question number 10. Consider the following statements. और इसमें क्या पूछा है, so how many of the above directives were added by 44th amendment of the constitution. Okay, 44th amendment से कौन सा ऐड किया गया है, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज देखते हैं, टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। क्या ये 44th अमेंडमेंट से ऐड किया गया, नो, इट्स एडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑन आर्टिकल कौन सा में, तो 39 में। ओके, ये किसके अंदर है, सो 39 आर्टिकल में है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट वन इज टू मिनिमाइज inequalities in income, status, facilities एंड अपॉर्चुनिटीज, यस, इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट। ये 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ही ऐड किया गया था और ये कितने आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 38 के अंदर आता है। नेक्स्ट वन इज टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये किससे किया गया था, तो ये भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से किया गया था एंड ये किसके अंदर आता है, तो 48A के अंदर आता है। ओके, आर्टिकल 48A के अंदर। सो आंसर क्या हो जाएगा इसका, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट 3rd एंड 1 इनकरेक्ट है, सो आंसर विल बी ऑप्शन स्टेटमेंट option number A, only one statement is correct, which is statement 2. Let's come to the next question, which is which of the following are the devices of the direct democracies. Okay, so first one is referendum, recall, initiative, plebiscites. सो ये चारों के चारों हो जाएंगे डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ओके, डेमोक्रेसी बेसिकली 2 टाइप का होता है, एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है। ओके, और अगर हम इसकी बात करते हैं लाइक रेफरेंडम क्या होता है, कि रेफरेंडम की अगर हम बात करते हैं तो डायरेक्ट हम पीपल से पूछ लेते हैं कि ये सही है या गलत है। ओके, आप डायरेक्ट तो इसमें वोट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा रिकॉल। रिकॉल में होता है ये कि फॉर एग्जांपल अभी मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, वो सीट पे है, अगर किसी को नहीं पसंद है, ठीक है, तो वो
मान लीजिए उनको फॉर एग्जांपल पीपल को वो नहीं पसंद आ रहे, पीपल उन्हें हटाना चाहते हैं, ठीक है, हटा दिए, उसके बाद फिर से री इलेक्शन करवाएंगे तो उसको रिकॉल बोला जाता है। ओके, एंड इनिशिएटिव क्या होता है, किसी भी लाइक इनिशिएटिव में होता है, प्रपोज किया जाता है बिल टू द लेजिस्लेचर फॉर इनैक्टमेंट। ओके, एंड अगर प्लेबिससाइट को हम बात करते हैं तो इसमें ओपिनियन लिया जाता है पीपल का ऑन एनी इशू ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस जनरली, और ये यूज़ किया जाता है टेरिटोरियल डिस्प्यूट के रिगार्डिंग। ओके, सो आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4, सॉरी ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बिकॉज इसमें सारे के सारे ऑप्शन सही है। ओके, सो आंसर इज 1 2 3 4, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज consider the following. First one, which of the following is federal feature of the कॉन्स्टिट्यूशन, ये पूछा। ओके, फेडरल फीचर कौन सा है कॉन्स्टिट्यूशन का? सो फर्स्ट इज रिटन कौन सा, यस इट इज़ अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट वन इज डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन नेशनल एंड स्टेट गवर्नमेंट, इट इज़ ऑल्सो अ फीचर ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट वन इज इंटीग्रेटेड जुडिशरी, नो इट्स नॉट इंटीग्रेटेड, इट्स इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगा। ओके, सो थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट वन इज फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, इज इट ट्रू, नो इट्स नॉट ऑल्सो करेक्ट बिकॉज ये रिजिड होता है, ये रिजिड होता है। ओके, ना कि फ्लेक्सिबल। सो स्टेटमेंट थर्ड इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी विच इज 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज in the context of historical underpinnings of the Indian Constitution, which of the following acts gave recognition to portfolio system? Okay, so ये किसने रिकॉग्निशन किया है? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा। ओके, सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज consider the following statements regarding the amendment procedure of the Constitution of India. Okay, so first statement is, and यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे भी correct statement पूछा है। So first statement is amendment procedures of the Constitution. First statement क्या है? The Constitution Amendment Bill cannot be introduced by the private member of the Lok Sabha. Is it true? No, it's not correct statement because the private member भी इस bill को introduce कर सकते हैं लोकसभा में। ओके, ना कि नहीं कर सकते। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट वन इज द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स अंडर द आर्टिकल 368 कैन बी challenged on the ground of contravening fundamental rights. Is it true? Yes, it's a correct statement. So answer for this question is option number B, which is option number B is the correct answer for this question. Let's come to the next question, which is recently the Marathi language officially been granted the status of classical language apart from the Marathi. Which of the following group of the language are recognized as classical language? So classical language की अगर हम बात करते हैं उसमें आ जाता है हमारा तमिल, संस्कृत, कन्नड़ एंड पाली। यस, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट क्योंकि इसमें हिंदी नहीं होता है, देन इसमें पंजाबी नहीं होता है, देन गुजराती भी नहीं होता। ओके, सो ऑटोमेटिकली हमारा आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर ए। बट अगर हम बात करते हैं इसमें क्लासिकल लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं तो इनिशियली टोटल कितने हमारे थे? तो 6 थे। ओके, और वो कौन कौन से थे? पहले की अगर हम बात करते हैं सबसे पहला हो जाएगा हमारा विच इज़ तमिल, जो कि 2004 में उसको मिला था क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस। देन आ जाएगा संस्कृत, जो कि उसको 2005 में मिला था। देन हमारा आ जाएगा तेलुगु एंड कन्नड़, जिसको 2008 में क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिला था। एंड अनदर वन इज़
विच इज़ मलयालम, जिसको मलयालम को 2013 में इसको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिला था, एंड ओडिया को 2014 में। ओके, सो ये हमारे 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस थे जिसको पहले ही क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिला था, बट रिसेंटली अभी 5 और क्लासिकल लैंग्वेज ऐड हुए हैं, और वो कौन कौन से हैं, तो वो हो जाएंगे पाली, प्राकृत एंड आसमीज एंड बंगाली एंड लास्ट वन मराठी। ओके, ये पांचों लैंग्वेज को रिसेंटली क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिला है। और इसका बेनिफिट क्या है क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिलने से, तो उसमें ऑफिशियली इसका क्या बेनिफिट होता है, सो ये प्रिजर्व किया जा सकता है एंड डॉक्यूमेंटेशन होता है उसको, ट्रांसलेशन, पब्लिकेशन, डिजिटल मीडिया, ये सब के थ्रू। एंड नेक्स्ट वन इज, इसमें और बेनिफिट क्या होता है, एकेडमिक बेनिफिट होता है, जैसे एजुकेशन मिनिस्टर प्रोवाइड करता है मेजर एनुअल इंटरनेशनल अवार्ड फॉर स्कॉलर्स फॉर इमिनेंस ऑफ द सेट लैंग्वेज वट एवर कम्स अंडर द क्लासिकल लैंग्वेजेस। एंड इसका फंडिंग भी किया जा सकता है फॉर द रिसर्च के लिए। ओके, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज the directive principle of state policy have been useful to India because ये यूजफुल इंडिया के लिए क्यों है, बिकॉज फर्स्ट स्टेटमेंट इज दे रिमाइंड द अथॉरिटीज अंडर द इंडियन यूनियन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द new social and economic order that the constitution aims at building. Is it true? Yes, it's a correct statement. Next one is, और यहाँ पे आप हमेशा देखिएगा किसी भी एग्ज़ाम में कि यहाँ पे करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट। ओके, सो यहाँ पे करेक्ट पूछा है, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट वन इज द हेल्प कोर्ट्स इन डिसाइडिंग द constitutional validity of the law. Yes, it's also correct. Next one is they serve as a common political manifesto irrespective of the political ideology of the ruling party. Yes, it's also correct. So answer for this question is option number A, 1, 2, 3. All 3 statements are correct. Okay, next question is which of the following, so next question is which of the following is not a part of the original preamble of the to the constitution signed in 1949. ओके, आप हमें एग्जैक्ट डेट बताएंगे कॉन्स्टिट्यूशन कब साइन किया गया था। ओके, सॉरी, प्रियम्बल कब साइन किया गया था। ओके, सो उसका एग्जैक्ट डेट आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एंड अगर हम बात करते हैं ओरिजिनल प्रियम्बल में, तो कौन कौन सा वर्ड पहले से था, फॉर एग्जांपल रिपब्लिक पहले से था एंड सोवरेन भी ओरिजिनली था। बट अगर हम बात करते हैं सोशलिस्ट एंड सेक्युलर की, तो ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड किया गया था 1976 में। ओके, और उस टाइम 3 वर्ड ऐड किया गया था, एक और कौन सा वर्ड था, तो वो था इंटीग्रिटी। ओके, सो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 1 and 2 is the correct answer for this question. Let's come to the next question, which is who among the following was not a member of drafting committee of the constituent assembly? कौन सा मेंबर नहीं है ड्राफ्टिंग कमेटी का ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? पहले तो हम बात करते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी की, जो कि साइन किया गया था 29 अगस्त 1947 में। ओके, 1947 में साइन किया गया था। एंड इसमें टोटल कितने मेंबर थे, टोटल 7 मेंबर थे। कौन कौन, जेबी कृपलानी नहीं थे, के एम मुंशी, सैयद अहमद सदादुल्ला एंड टी कृष्णमचारी, एंड इसके अलावा और 4 कौन कौन से, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जो कि चेयरमैन थे। ओके, एंड अनदर वन इज अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर एंड M माधवा राव, ये सब सारे अनदर जो मेंबर थे 7। ओके, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा था तो जेबी कृपलानी जी हो जाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली द क्वाड्रिलेटरल डायलॉग विच इज
Quad group celebrated 20th anniversary of cooperation. Which among the following group of the countries are member of the Quad group? So कौन कौन हो जाएगा? India, Japan, Australia, UK. Yes. Option number A is the correct. No. It's not UK. Sorry, USA होगा. Okay. So my mistake. इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए होगा क्वाड का मेंबर ग्रुप. ओके. और क्वाड कब फॉर्म किया गया था? तो 2004 में फॉर्म किया गया था. ओके. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. और आपका ये होमवर्क रहेगा कि आप जाके आज चारों कंट्री को मैप में ज़रूर एक बार देखिएगा ताकि आपको याद रह जाए कि कौन कौन सा कहाँ पे कंट्री लोकेट करता है. ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज consider the following statements with reference to the national emergency is declared on the ground of armed rebellion. Okay. So इसमें पूछा क्या है? There is asking about the correct statement. So first statement is the fundamental rights under Article 19 are automatically suspended. Is it true during the national emergency declared on the ground of armed rebellion? No, it's not correct statement because अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 358 के बारे में जो कि बात करता है हमारा नेशनल इमरजेंसी ऑन फंडामेंटल राइट. ओके. तो उसमें क्या होता है कि सस्पेंशन होता है अंडर आर्टिकल 358 की. अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है? सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स गारंटेड बाय अंडर आर्टिकल 19. ये पहले होता था बट रिसेंटली 44th अमेंडमेंट के बाद हुआ क्या है इसमें कि फर्स्ट जो 6 फंडामेंटल राइट्स है अंडर आर्टिकल 19 कैन बी सस्पेंडेड ओनली व्हेन द नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन. अभी इसमें क्या किया गया है कि ये सस्पेंड तब किया जा सकता है जब वॉर का टाइम हो एंड एक्सटर्नल अग्रेशन हो. एक्सटर्नल अग्रेशन ना कि आर्म्ड रिबेलियन के टाइम नहीं होगा बट ये वॉर के टाइम पे और एक्सटर्नल अग्रेशन के टाइम पे हो सकता है. और इसको कब अमेंड किया गया था? सो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से इसमें अमेंडमेंट किया गया था. ओके. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट हो गया. नेक्स्ट स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं next statement is the president can suspend the right to move the court for the enforcement of certain fundamental rights. Is it true? Yes, it's a correct statement. इसमें ये सही स्टेटमेंट है कि आप जा सकते हैं कोर्ट. ओके. और इसमें क्या है तो ये किसके अंदर आता है? सो आर्टिकल 359 के अंदर आता है ये विच टॉक्स अबाउट द डील्स विद द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट दोज गारंटेड बाय द 20 and 21st आर्टिकल्स. ओके. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर B. Only 2 is the correct answer for this question. Let's come to the next question, which is India has recently submitted the 4th biennial update report of the United Nations Framework Convention on Climate Change, which is UNFCCC. As per the report, arrange the following sectors in descending order based on their contribution to the greenhouse gas emission. Okay. सो बाइनियल का मतलब क्या होता है? बाइनियल का मतलब होता है 2 years में. ओके. सो अगर हम इसमें बात करते हैं कंट्रीब्यूशन किसका किसका कितना रहा. सो फर्स्ट है एग्रीकल्चर. तो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन इसमें कितना था? सो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन अगर हम बात करते हैं तो वो हो जाएगा 13.72%. एंड वेस्ट की अगर हम बात करते हैं इट विल बी 2.56%. and if you are talking about the industrial processes so it is 8.6 something 8.06%. and if you are talking about the energy which is
highest one, which is 75.56%. Okay, so answer is, अगर हम इसमें देखते हैं तो आंसर क्या होना चाहिए हमारा? सबसे ज़्यादा किसका है? एनर्जी का। 4, तो ये दोनों इनकरेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट वन इज हो जाएगा हमारा, उसके बाद किसका ज़्यादा है? तो एग्रीकल्चर का 4। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले हो जाएगा एनर्जी, देन हो जाएगा एग्रीकल्चर, देन इंडस्ट्रियल, देन वेस्ट। 4 4 1 3 2, तो ये कहाँ? 4 1 3 2। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और अगर हम बात करते हैं UNFCCC के बारे में, इसमें अभी ग्रीन हाउस गैस एमिशन का अगर हम बात करते हैं तो वो डिक्रीज़ हुआ है कितना? 7.93%। किसके कंपेयर में? 2019 के कंपेयर में 2020 में। ओके, एंड ये सेक्टर वाइज सबसे ज़्यादा किस में एमिशन वाइज हुआ है? सेक्टर वाइज एमिशन की अगर हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा किस में था? एनर्जी में, देन एग्रीकल्चर, देन इंडस्ट्रियल प्रोसेस, देन वेस्ट। एंड अगर हम एमिशन इंटेंसिटी ऑफ GDP की बात करते हैं, ओके, GDP में, तो इसमें क्या हुआ है कि रिड्यूस हुआ है 36%। कब से कब तक? 2005 से 2020 तक। ओके, एंड अगर हम शेयर ऑफ नॉन फॉसिल सोर्स की बात करते हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूट करता है कितना? 46.52%। ओके, एंड अगर जनरेशन ऑफ कार्बन सिंक की बात करते हैं इसमें, तो वो कितना हो जाएगा? 2.29 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ बीन क्रिएटेड थ्रू द फॉरेस्ट एंड ट्रीज कवर ड्यूरेशन बिटवीन 2005 to 21। एंड ट्री एंड फॉरेस्ट कवर की बात करते हैं तो वो कितनी है? स्टैंड करता है अभी 25.17%। कंट्रीज टोटल जियोग्राफिकल एरिया हैज़ कंसिडरेबली इंक्रीज्ड। ओके, so answer is option number B. Let's come to the next question, which is, which of the following is correct about the India Independent Act 1947? Okay, so कौन सा स्टेटमेंट सही है? So first statement is, the Constituent Assembly was not allowed to abrogate certain laws made by the British in India too. Is it true? No, it's not correct statement because the Constituent Assembly was allowed to abrogate certain laws made by British in relation to India. या और यहाँ पे क्या बोल दिया? Not. So first statement is incorrect. Next one is, the act abolished the office of the viceroy. देखते हैं सही है कि गलत। ओके, नेक्स्ट इज, though it declared India as independent, it did not proclaim the lapse of British paramountcy over Indian princely states. Is it true? No, it's not correct statement because यहाँ पे not यूज़ किया है जो कि क्या है? Though it declared India as independent, it did proclaim the lapse of British paramountcy over Indian princely state, but यहाँ क्या बोल दिया? Not. So ये भी statement incorrect हो जाएगा। Next one is, next statement देखते हैं, it did not allow the princely state to remain independent but to choose either इंडिया और पाकिस्तान। इज इट ट्रू? ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि इन्हें अलाउ किया गया था कि आप प्रिंसली स्टेट मतलब इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं या फिर चूज़ कर सकते हैं इंडिया और पाकिस्तान को, बट यहाँ पे नॉट कर दिया है। सो दिस स्टेटमेंट ऑल्सो विल बी इनकरेक्ट। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। वो क्या है? एक्ट एबॉलिश द ऑफिस ऑफ द वाइसरी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे करेक्ट ही पूछा है इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के रिगार्डिंग। ओके, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज, कंसिडर द फॉलोइंग। और इसमें क्या पूछा? हाउ मेनी ऑफ द अबव आर फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स अगेंस्ट ओनली स्टेट एक्शन। ओके, सो आर्टिकल 17, 23 एंड 24। इज इट ट्रू? नो, ये ओनली स्टेट के स्टेट एक्शन के बारे में पूछा है। इंडिविजुअल्स इसमें क्या पूछा है? फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स अगेंस्ट ओनली स्टेट
सो इसमें क्या हो जाएगा, 17 नहीं, 23 भी नहीं, 24 भी नहीं। ओके और अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 17 की, तो उसमें कौन सी उसमें क्या आता है, आर्टिकल 7 की बात करते हैं, जो कि एक फंडामेंटल राइट है। और फंडामेंटल राइट पार्ट थर्ड में आता है, जिसमें कि आर्टिकल 12 to 35 आर्टिकल्स हैं। ओके बट हम अगर बात करते हैं आर्टिकल 17 की, तो उसमें बात होता है अनटचेबिलिटी की। ओके और अनटचेबिलिटी एंड फॉरबिड्स इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म। ओके नॉट इन स्टेट और इंडिविजुअल। सो स्टेटमेंट फर्स्ट जो आर्टिकल 17 है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज, अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 23 की, तो वो बात करता है प्रोहिबिट्स ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, ट्रैफिकिंग ह्यूमन बींग्स, बेगर और अदर सिमिलर फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर। इसमें फोर्स लेबर की बात करते हैं। ओके सो ये भी नहीं होगा। एंड अनदर वन हम बोलते हैं 24 का, तो जिसमें बात होता है कि प्रोहिबिट करता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर इन एनी फैक्ट्री, माइंस और हजार्डस एक्टिविटीज़, कंस्ट्रक्शन वर्क और रेलवेज। ओके तो इसमें से ये तीनों में से कोई नहीं होगा। सो इसमें क्या है, ये जो तीनों हैं अवेलेबल अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल्स टू, ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी होता है, ना कि ओनली इंडिविजुअल्स। और स्टेट एक्शन कर सकता है, इसमें प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी कर सकते हैं। एंड स्टेट मस्ट इंश्योर दैट प्रॉपर एक्शन इज टेकन। ओके सो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, none of the above is correct. Okay so let's come to the next question, which is the territorial army established the Ganga task force to rejuvenate the Gomti river in the context of, consider the following statement about the Gomti river. Okay so first statement is Gomti river originates from the Tibet plateau. Is it true? No. Gomti river तिब्बत प्लेट्यू से नहीं ओरिजिनेट होती है, ये कहाँ से होती है, गोमत ताल से। ओके गोमत ताल यूपी से, ना कि तिब्बत प्लेट्यू से। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट वन इज द सिटीज of Lucknow, Sultanpur and Jaunpur are located on the bank of Gomti. Yes, it's correct. So answer for this question is option number B is the correct answer, which is only 2. Okay, let's come to the next question. Consider the following statements with reference to the characteristic of parliamentary form of government, and there is asking about the correct statement. So first statement is the principle of the collective responsibility of collective responsibility. First statement, is it true? Yes, it's a correct statement. Next one is watertight separation of power. Let's say no, it's not correct, because ये इतना हार्ड एंड रूल नहीं होता है सेपरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी का। इसमें क्या होता है कि parliament setup, there is no strict separation power between the executive and legislature. मिनिस्टर्स आर पार्ट ऑफ बोथ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। सो इसमें इतना ज़्यादा टाइटन सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होता। सो स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट वन इज राइट ऑफ एग्जीक्यूटिव टू गेट द लेजिस्लेचर डिसॉल्व्ड। yes, it's a correct. So answer is option number A. 1 and 3 only is the correct. Okay, let's come to the next question, which is recently Uttarakhand High Court pulled up the authorities for unregulated soapstone mining. Consider the statement. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज, एंड यहाँ पे क्या पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट। सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा, राजस्थान अकाउंट ओवर द 50% ऑफ द इंडिया सोपस्टोन रिजर्व। इज इट ट्रू? Yes, it's a correct statement. Next one is the soapstone is metamorphic rock.
सेकेंड स्टेटमेंट क्या था, सोप स्टोन इज अ मेटामॉर्फिक रॉक, करेक्ट, ये मेटामॉर्फिक रॉक है, मेड अप ऑफ द टॉल्क, ये भी सही है, एंड नेचुरली अकरिंग मिनरल, यस इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, और बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट. ओके. एंड अगर हम सोप स्टोन की बात करते हैं तो सोप स्टोन इज ऑल्सो नॉन एज स्टे टाइट, स्टे टाइट. ओके. एंड अगर हम इसकी बात करते हैं यूजेस की, तो ये कहाँ पे यूज़ होता है, कॉस्मेटिक में, फार्मास्यूटिकल्स में एंड इंडस्ट्रीज़ में भी ये इसका सॉप स्टोन का यूज़ किया जाता है. ओके. एंड सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलता है, राजस्थान में, देन मिलता है उत्तराखंड में. राजस्थान में मिलता है 57% एंड उत्तराखंड में मिलता है लगभग 27%. ओके. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज with reference to the Attorney General of India, consider the following statements. So, first statement is he also enjoys all powers related to the immunities, privileges, and similar to the Member of Parliament. Yes, it's a correct statement. Next one is Attorney General of India, जो कि अंदर 76 के अंडर आता है, ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव. यस इट्स अ पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव. नेक्स्ट ही ऑटोमेटिकली रिजाइन्स आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा. नो इट्स नॉट करेक्ट, बिकॉज अगर हम बात करते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, तो ये ऑफिस होल्ड करता है प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड रेजिग्नेशन इज नॉट लिंक टू द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा. ओके. ये डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा से रेजिग्नेशन का कोई लिंक नहीं है. एंड अनलेस ये खुद ही इसको डिसमिस किया जाए या फिर रिज़ाइन करे वॉलेंटियरली. ओके. ना कि लोकसभा के डिसोल्यूशन से ये ऑटोमेटिकली रिज़ाइन हो जाएगा. सो स्टेटमेंट थर्ड इज इनकरेक्ट. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए विच इज 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द CBI. CBI का फंक्शन कौन सा नहीं है पूछ रहा. ओके. सो ऑलवेज सी यहाँ पे करेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट पूछा है, या कौन सा पार्ट नहीं है पूछा. ओके. सो जब भी ये सब ऐसा वर्ड आए तो उसको आप अंडरलाइन कर ले या सर्कल कर ले, ताकि आपको पता चल जाए कि इसमें हमको ढूंढना क्या है. ओके. So first statement is investigating cases of corruption, bribery and misconduct of central government employee. Is it true? Yes, it's a correct statement. But यहाँ पे क्या पूछा है? Not correct. Okay. So first statement is correct. Next one is probe terror attack including bomb blast, hijacking of aircraft and ships, attacks on the nuclear installation एंड यूजेज ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन. ये किसके अंदर, CBI के अंदर आता है. नो इट्स नॉट कम्स अंडर द CBI, ये NIA के अंदर आता है. ओके. और NIA कौन सा होता है, NIA इज़ द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसके अंदर आता है. ओके. तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट वन इज इन्वेस्टिगेटिंग सीरियस क्राइम्स हैविंग नेशनल एंड इंटरनेशनल रेमिफिकेशंस कमिटेड बाय द ऑर्गेनाइज्ड gangs of professional crimes. Yes, it also comes under the CBI. Next one is maintaining crime statistics and dismantling क्रिमिनल इन्फॉर्मेशन. यस ये भी CBI के अंदर ही आता है. ओके. तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज इट्स कम्स अंडर द NIA. ओके. एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द CBI फॉर्म हुआ था 1963 में. एंड ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो इनिशियली ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर आता था. बट लेटर इसको कहाँ पे कर दिया कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर आता है. ओके. अब इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सन, नॉट द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर. ओके. सो आंसर विल बी option number B. Next question is in order to set free an arrested person if the manner on grounds of the arrest not lawful, which of the following rate is court likely to issue.
कौन सा रेट इसमें इशू करेगा कोर्ट, सो वो कौन सा इशू हो जाएगा, हिबस कॉर्पस। ओके, और रेट की अगर हम बात करें तो वो आर्टिकल 32 में आता है, जो कि एक फंडामेंटल राइट है। ओके, एंड ये टोटल 5 तरीके का होता है, और वो कौन कौन सा होता है। पहला होता है हिबस कॉर्पस। हिबस कॉर्पस में क्या होता है, कोर्ट ऑर्डर देता है दैट द अरेस्टेड पर्सन शुड बी प्रेजेंटेड बिफोर इट। ओके, एंड अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट वन इज मैंडमस। मैंडमस में क्या होता है, मैंडमस में होता है पर्टिकुलर ऑफिसर होल्ड इज नॉट डूइंग लीगल ड्यूटी। ओके, कोई ऑफिसर अपना ड्यूटी नहीं कर सकता है, तो उसको इन्फोर्स किया जा सकता है उसमें। ओके, एंड प्रोहिबिशन की अगर हम बात करते हैं तो प्रोहिबिशन में क्या होता है कि हाई कोर्ट व्हेन अ लोअर कोर्ट हैज़ कंसीडर्ड अ केस गोइंग बियॉन्ड इट्स जुरिस्डिक्शन, तब आता है प्रोहिबिशन। एंड अगर हम बात करते हैं सर्शियारियों की, तो सर्शियारी में क्या होता है कि लोअर कोर्ट और अदर अथॉरिटी ट्रांसफ़र करता है मैटर जो कि पेंडिंग रहता है बिफोर दी हायर अथॉरिटी और कोर्ट्स। ओके, एंड पांचवा हमारा आ जाता है को वारंटो कोर्ट, को वारंटो रेट। उसमें क्या होता है, पर्सन इज होल्डिंग ऑफिस बट नॉट इंटाइटल्ड टू होल्ड दैट ऑफिस। ओके, लाइक रिस्ट्रिक्शन लगा होता है फॉर एक्टिंग एज एन ऑफिसर होल्डर, ऑफिस होल्डर। ओके, वो काम नहीं कर सकता। सो वो हो गया को वारंटो। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the selection committee for the Lok Sabha as per Lokpal and Lokayukt Act 2013 shall consist। ओके, करेक्ट इसमें पूछा है, तो selecting committee for the Lokpal of the Lokpal as per Lokpal and लोकायुक्त एक्ट शैल कंसिस्ट कौन कौन से होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लोकसभा स्पीकर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा एंड एमिनेंट जूरिस। यस, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। ओके, एंड अगर हम बात करते हैं इसके लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 की, जिसमें 8 मेंबर्स होते हैं टोटली, जिसमें कि 8 मेंबर होते हैं टोटली, जिसमें कि 50% विच मीन्स चार जो होते हैं वो होते हैं जुडिशियल मेंबर। ओके, एंड अनदर 4 होते हैं, वो होते हैं जो कि इमिनेंट जूरिस्ट प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। ओके, चाहे वो सेलेक्टेड ये क्या बोलते हैं सिलेक्शन कमेटी के द्वारा। ओके, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़, सो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सॉरी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विच इज़ 1 2 3 4 एंड 5 ऑल आर करेक्ट। ओके, इसमें प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, बाकी सारे मेंबर्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, consider the following statements regarding the India Council Act 1919. Okay, so first is it introduced the separate electors for Muslims. Is it true? No, it's not correct statement, because introduced the separate elector for Muslim ये किया गया था 1909 में, ना कि 1919 में। ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट वन इज इट प्रोवाइड्स फॉर अ bicameral legislature in the some provinces. Is it true? No, it's also incorrect, because इसमें क्या हुआ था, it replaced the legislative council with the bicameral legislature consisting of 2 hours। ओके, सो स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी, ये प्रोवाइड नहीं करवाया था, ये इसको रिप्लेस किया था विद द लेजिस्लेटिव काउंसिल, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। सो स्टेटमेंट सेकंड इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। neither 1 neither 2 nor 2 is the correct। okay, next question is, with respect to the United Nations Committee of Expert on Big Data and Data Science of Official Scientists UNCEBD, which of the following statement is not correct? Okay,
करेक्ट नहीं है पूछा, ओके। सो फर्स्ट स्टेटमेंट, UNCEBD हैज़ बीन क्रिएटेड अंडर द स्टैटिस्टिकल कमीशन, यस इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट, बट यहाँ पर क्या पूछा है, नॉट करेक्ट। सो नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द UNCEBD consists 31st member states and 16 international organization, yes it's also correct. Next one is India is not a member of the United Nations Committee of the Expert on Big Data and Data Science for the official static, इज इट ट्रू, देखते हैं इसमें ये सही है कि गलत है। नेक्स्ट वर्ड इज UNCEBD इज करंटली चेयर्ड बाय द साउथ अफ्रीका, येस इट्स ऑल्सो करेक्ट। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी इज नॉट करेक्ट बिकॉज इंडिया इसका पार्ट रिसेंटली बना है, ओके। इंडिया ज्वाइंट द UNCEBD रिसेंटली, ओके। सो स्टेटमेंट थर्ड इनकरेक्ट हो जाएगा। एंड अगर हम बात करते हैं UNCEBD के बारे में, सो उसमें क्या हुआ है कि अभी फर्स्ट में ये चेयर किया था ऑस्ट्रेलिया, ओके। एंड और ये कब हुआ था, तो 2014 में फर्स्ट चेयर किया था कौन, ऑस्ट्रेलिया, ओके। एंड अभी कौन चेयर कर रहा है, तो साउथ अफ्रीका, ओके। एंड साउथ अफ्रीका कर रहा है। एंड को चेयर कौन है इसके, तो को चेयर हो जाएंगे इसमें, एक तो है सॉरी वाइस चेयर, नॉट को चेयर, वाइस चेयर हो जाएंगे, वाइस चेयरमैन हो जाएंगे कौन कौन से, जर्मनी एंड UK, ओके, जर्मनी एंड UK। सो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व which is recently seen in news. So first is it is located in Madhya Pradesh, correct. Indravati river flows through this tiger reserve, is it true, no it's not correct statement because ये गंगेज एंड नर्मदा के थ्रू यहाँ पे फ्लो करता है, ना कि इंद्रावती, ओके। सो स्टेट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, ओनली वन इज करेक्ट, ओके। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज Halon Gapper Gibbon Wildlife Sanctuary, which was recently mentioned in the news, is located in which of the state? ये कहाँ पे लोकेट करता है? So first option क्या है, त्रिपुरा, मणिपुर, वेस्ट बंगाल एंड असम। So it will be located in the Assam, okay। Option number D is the correct answer for this question. Let's come to the next question, which is which of the following entities are under the purview of the Lokpal in India? So first क्या होगी, यहाँ पे correct statement पूछा है। So first statement is ministers for matters related to statement made in parliament, is it true? No it's not correct statement because अगर हम इसकी बात करते हैं, so ministers cannot inquire into anything said by minister and member of the parliament in matter of anything said by the parliament or votes given to them. So ये एक्सटेंड नहीं है। सो और लोकपाल क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट वन इज ऑल गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशंस परव्यू कर सकता है लोकपाल, नो इट्स ऑल्सो इनकरेक्ट बिकॉज ये एक्सक्लूडेड है, नॉट इंक्लूडेड, ओके। सो सेकेंड स्टेटमेंट ऑल्सो इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑल एंटिटीज रिसीविंग donations under the foreign contribution regulation act, is it true? No it's not correct because जो FCRA में वही आता है जो एक्सेस ऑफ ₹10 लाख पर ईयर होता है, ओके। बाकी को नहीं अलाउड रहता है, जिन लोग का 10 लाख रहता है पर ईयर वही अलाउड होता है। सो आंसर विल बी Answer for this question is option number D. None of the above is correct. Okay, all three are incorrect statement. Next question is
Consider the following statement with regard to the consequences of the proclamation of financial emergency. So, first statement is regarding the proclamation of financial emergency is the center acquires full control over the states in financial matter. Is it true? So first statement is correct. Next one is president may reserve all money bills or other financial bills for consideration after they are passed by the legislature of the state. Yes, it's a correct statement. Next one is president may issue directions for the reduction of salaries, allowances of the judges of the Supreme Court and High Court. Yes, it's also correct. So answer for this question is option number C, which is all three statement is correct. Okay. Let's come to the next question, which is consider the following statements. So first statement is constitutionalism is about the limited government. Is it true? Yes, it's a correct statement. नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जो कि DPSP बोलते हैं इसको, जो कि पार्ट 4 में आता है. ओके, कितने से कितने आर्टिकल तक? तो 36 to 51. ओके, सो इसमें क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स कॉन्स्टिट्यूशन. नो, ये इन्फोर्स नॉन इन्फोर्सेबल होता है. ओके, सो उसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट बट सेकेंड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. सो ऑप्शन सी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज consider the following organizations recently released global security outlook. ये global security outlook कौन रिलीज करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. ओके, एंड अगर हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करते हैं तो वो और कौन कौन सा रिपोर्ट रिलीज करता है? एक तो वो करता है ट्रैवल एंड टूरिज्म competitiveness report, global competitiveness report and enabling trade report, and another one is global energy architecture performance index report and global environment performance index, world power language index and inclusive development index and human capital index, and another one is global gender gap report. ओके, जिसमें से आप कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट वाले याद रख सकते हैं, जैसे ट्रैवल एंड टूरिज्म कम्पिटिटिव रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज़ किया जाता है. नेक्स्ट वन ग्लोबल कम्पिटिटिव रिपोर्ट, ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज़ किया जाता है. एंड ग्लोबल इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन रिपोर्ट, ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज़ किया जाता है. एंड अनदर वन इज़ ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स एंड अनदर वन इज ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ही रिलीज़ किया जाता है. ओके, ये कुछ इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं जो कि आपको याद रखना है कि कौन रिलीज़ किया जाता है, क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं. ओके, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Consider the following statement regarding the fundamental rights. Okay, so first statement, और यहाँ क्या पूछा है? तो करेक्ट स्टेटमेंट. फर्स्ट स्टेटमेंट है all of them are available against the arbitrary action of the state. Is it true? Yes, it's a correct statement. Next one is the parliament can curtail them by an ordinary law. Ordinary law के द्वारा ये curtail किया जा सकता है? तो no, it's not correct because it cannot be curtail by the ordinary law, जबकि इसके लिए ये curtail किया जा सकता है only by the amendment. Okay, constitutional amendment, not by the ordinary law. So second statement is incorrect. Next one is directive principle of state policy do not curtail their scope of operation. Is it true? नो, इट्स नॉट करेक्ट बिकॉज ये कर्टेल कर सकता है. डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी डू कर्टेल देयर स्कोप बाय ऑपरेशंस. ओके, सो थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट.
So answer for this question is option number A, only statement 1 is correct. Okay, let's come to the next question, which is consider the following statements, जिसमें कि फर्स्ट स्टेटमेंट है the preamble of the constitution was added after the enactment of the constitution. Is it true? Yes, it's a correct statement. Preamble of the constitution was added after the enactment of the constitution. Okay, next one is because it was done so to ensure that the preamble was in conformity with the constitution. Yes, it's also correct. So answer for this question is option number A. Both statement 1 and 2 is the correct, and statement 2 is the correct explanation of statement 1. Okay, let's come to the next question, which is recently world's first cryoborn baby corals have been successfully planted in which of the following site? कहाँ पे किया गया? Maldive coral, Brazil barrier reef, Great Barrier Reef and Caledonian Barrier Reef. So answer is option number C, Great Barrier Reef में ये किया गया है. ओके, एंड अगर हम ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में बात करते हैं, ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम है. ग्रेट बैरियर की बात करते हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया में है. वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम है. ओके, एंड ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया था. कब? 1981 में. ओके, एंड अगर हम ये क्रायोबॉर्न कोरल के बारे में बात करते हैं कि वो होता क्या है, सो बेसिकली इट इज़ क्रिएटेड यूजिंग बाय क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक. क्रायो प्रिजर्वेशन की टेक्निक से इसे क्रिएट किया विच इन्वॉल्व फ्रीजिंग कोरल सेल्स एंड टिश्यूज एट वेरी लो टेम्परेचर. ओके, so answer is option number C. Let's come to the next question, which is consider the following statement in the context of preamble to the constitution. So first statement is and there is asking about the correct one. So first is the preamble state that the constitution derives its authority from the parliament. Is it true? No, it's not correct statement because ये जो preamble state that the constitution derives its authority कहाँ से करता है? So people of India से derive करता है. Okay, so first statement is incorrect. Next one is the Indian constitution is the only constitution to begin with preamble. Is it true? No, ये भी ऐसा नहीं है क्योंकि Indian constitution सिर्फ preamble के साथ begin नहीं किया है. इसमें और भी constitution है जो कि यूएसए हो जाएगा. ओके, यूएसए बेसिकली हम यूएसए की इसलिए बात करते हैं क्योंकि हमारा जो इंडियन प्रीएम्बल है वो कहीं ना कहीं यूएसए से ही थोड़ा बहुत ये मिलता जुलता. ओके, वहीं से लिया गया है प्रीएम्बल. ठीक है, आइडिया. सो आंसर विल बी आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी. नो, neither 1 neither nor 2 is the correct answer for this question. Let's come to the next question, which is consider the following. यहाँ पे क्या पूछा? How many of the above acts have a bearing on the implementation of fundamental duties? कौन कौन सा bear करता है? So first is Prevention of Insult to National Honor Act 1971, correct. Representation of People Act 1951, correct. Wildlife Protection Act 1972, correct. Unlawful Activities Prevention Act 1967, ये भी. So answer is all 4 are correct answer for this question. Okay, next question is the Indian Constitution is founded on the bedrock of the balance between the fundamental right and directive principles. Part 3rd and Part 4, they together constitute the core of commitment to social evolution. They are like two wheels of a chariot or one. They like किस तरह है? Two wheels of chariot, one no less than or other. Two gives absolute primacy to the other. To one over the other is to disturb the harmony of the constitution. Okay, so इसमें
पूछा क्या है, द एबव पैसेज इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। तो ये कौन सा हो जाएगा, मिनरवा मिल जजमेंट जो कि 1980 में आया था। ओके, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. Let's come to the next question, which is though which of the following instruments can relinquish its territory to another neighboring country. So first statement is an ordinary bill passed by the parliament with a simple majority. Is it true? No, it's not correct statement. Next one is the constitutional amendment by the bill passed by two-third majority in both houses of parliament. Okay, और both houses में कौन सा आ जाएगा, लोकसभा एंड राज्यसभा. So answer is option number B is the correct answer for this question. Let's come to the next question. और अगर हम अमेंडमेंट की बात करते हैं तो किस में आता है, 368 कॉन्स्टिट्यूशन 368 आर्टिकल्स में आता है. उसी के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ही किसी भी इंडिया के रिलिंक्विश इट्स टेरिटरी टू अनदर नेबरिंग कंट्री. ओके, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज which of the following were provided by the Government of India Act 1935. Okay, so first is abolition of diarchy at the center. Is it true? No, it's not correct statement because abolition of diarchy at center को इंट्रोड्यूस किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इंट्रोड्यूस किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. बट एबॉलिश किसको किया था, प्रोविंशियल डायरकी को. ओके, प्रोविंशियल डायरकी को एबॉलिश करके इंट्रोड्यूस किया था डायरकी एट सेंट्रल लेवल. कौन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. बट अगर हम बात करते हैं, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा. सेकेंड इज जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द चैम्बर इन सर्टेन केसेस. इज इट ट्रू? सो this one is correct. Next one is separation of Burma from India is also correct. So answer for this question is option number B, which is 2 and 3 is the correct statement. Let's come to the next question, which is which of the following is not a feature of presidential form of government. Okay, presidential form of government का फीचर कौन सा नहीं है. सो फर्स्ट अगर हम बात करते हैं स्टेबल गवर्नमेंट, ये तो है. गवर्नमेंट बाय एक्सपर्ट, ये भी है. रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, नो. नैरो रिप्रेजेंटेशन, यस. तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, विच इज़ आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है. ओके, एंड अगर हम बात करते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम के, जिसमें मेरिट की बात करते हैं, तो वो उसमें क्या क्या मेरिट्स होते हैं, तो वो होते हैं स्टेबल गवर्नमेंट, इंटेंस इन पॉलिसीज़. एंड अगर हम बात करते हैं अनदर डिमेरिट्स की, तो वो हो जाएगा बेस्ड ऑन सेपरेशन ऑफ पावर गवर्नमेंट बाय एक्सपर्ट. अगर उसके बाद अगर हम बात करते हैं डिमेरिट्स की, सो द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, नॉन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, may lead to autocracy and narrow representation. Okay, so answer is option number C. Let's come to the next question, which is the government of India can grant a certificate of naturalization to a person if अगर कब दिया जा सकता है. सो फर्स्ट इज he has provided distinguished service in the field of art, science and literature in India. Is it true? No, ऐसा कोई सच प्रोविज़न है ही नहीं कि किसी कोई अगर बहुत ज़्यादा अच्छा हो सर्विसेज इन द फील्ड ऑफ आर्ट, साइंस एंड लिटरेचर, तो उसको नेचुरलाइजेशन ऑफ सर्टिफिकेट मिल जाएगा इंडिया का रेसिडेंस का. ओके, सो सिटीजनशिप का. सो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ऐसा कोई प्रोविज़न है ही नहीं. नेक्स्ट वन इज ही इंटेंड्स टू रिसाइड इन इंडिया
or serve under the government as a international organization if granted naturalization. Yes, it's a correct statement. Next one is in the 14 years of preceding the 12th month before making an application for naturalization, the person must have lived in India for at least 11 years. Yes, it's also correct. तो इसको सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन टू पर्सन इसको ग्रांट किया जा सकता है. ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी. स्टेटमेंट 2 एंड 3 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, सो आज की क्लास में इतना ही रहेगा. ओके, टेस्ट 1 से स्टार्ट हुआ है जो कि कंप्लीट किया जाएगा. सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू.